session, this first semester of business organization and management. So जो हमारे रिमेनिंग पार्ट्स है वो हम कंप्लीट करते हैं, उसके बाद हम थोड़ा रिवीजन करेंगे एंड केस स्टडी किस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं उस पर थोड़ा डिस्कशन करेंगे, ठीक है। सो लास्ट क्लास में मैंने आपको डेमोक्रेसी, सोशियोक्रेसी ये सब पढ़ाया था, वर्क प्लेस इंक्लूजन, वर्क प्लेस डाइवर्सिटी। सो हम इस स्लाइड पर हम लास्ट मैंने आपको छोड़ा था यहाँ पर। आई होप आपने उससे पहले का सब कुछ रिवाइज किया होगा। सो लेट्स रिवाइज वंस मोर कि सोशियोक्रेसी क्या है। सोशियोक्रेसी क्या है? इट्स अ ब्रांच ऑफ डेमोक्रेसी एट वर्क प्लेस, ठीक है। डेमोक्रेसी एट वर्क प्लेस का क्या मतलब आता है? इन अ शॉर्ट वे, इन 4-5 वर्ड्स मैं ये बोल सकती हूँ कि डेमोक्रेसी एट वर्क प्लेस मीन्स इंक्लूजन ऑफ डेमोक्रेटिक प्रैक्टिसेस इन द वर्क प्लेस, ठीक है। तो इंक्लूजन ऑफ डेमोक्रेटिक प्रैक्टिसेस क्या क्या होता है एक ऑर्गेनाइजेशन में? जैसे वोटिंग राइट्स दे रहे हैं, उनको इक्वालिटी दे रहे हैं, सब डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट कर पा रहे हैं, ये राइट्स दे रहे हैं। सो दीज आर द इंक्लूजन ऑफ डेमोक्रेटिक प्रैक्टिसेस इन द वर्क प्लेस एंड दैट इज टर्म्ड एज डेमोक्रेसी, ठीक है। अब सोशियोक्रेसी क्या होता है? हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि इट इज अ ब्रांच ऑफ डेमोक्रेसी, ठीक है, जहां पर इक्वालिटी होती है, लेकिन अगर एक ऑर्गेनाइजेशन में फॉर एग्जांपल 20 लोग हैं तो 20 लोगों के कंसेंट होने के बाद ही आप किसी डिसीजन पे आ सकते हैं। Whereas in डेमोक्रेसी जहां पर मेजॉरिटी वोट्स होगा, अगर 10 में से 11 लोग भी एक डिसीजन में मेजॉरिटी आ जाती है, उनकी मेजॉरिटी मतलब अबव 50% या तो वहां पर That is a democratic practice. But सोशियोक्रेसी में क्या होता है कि हर एक इंडिविजुअल का, हर एक एम्प्लॉइज का कंसेंट होना चाहिए इन द वर्क प्लेस, राइट। सो ये सब मैंने डिस्कस कर दिया था, बेनिफिट्स भी डिस्कस कर लिए थे। अब हम पढ़ेंगे आज कि ये जो वर्क प्लेस सोशियोक्रेसी है वो एक ऑर्गेनाइजेशन में कैसे आप एस्टैब्लिश कर सकते हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन में आप कैसे मेक श्योर कर सकते हैं कि यू आर फॉलोइंग अ वर्क प्लेस सोशियोक्रेसी, ठीक है। Workplace sociocracy requires developments of conducive environment. Conducive environment means learning environment जहां पर जहां पर सबका एक कंसेंट है, जहां पर एक इक्वालिटी है, जहां पर एक फ्रीडम है, that is a workplace sociocracy, ठीक है। So workplace sociocracy requires development of a conducive environment to establish and sustain good human practices of freedom, equality and consent. मतलब एक ऐसा हमें एनवायरनमेंट बनाना है इन आवर ऑर्गेनाइजेशन वेयर एवरी एम्प्लॉय फील्स दैट ह्यूमन प्रैक्टिसेस आर फॉलोड इन द ऑर्गेनाइजेशन इन द वे ऑफ फ्रीडम, इक्वालिटी एंड कंसेंट, ओके। दिस रिक्वायर्स एक्सटेंसिव ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मेंटालिटी एंड अवेयरनेस ऑफ द कंसेप्ट। आपको एक्चुअल में अगर आपको अपने ऑर्गेनाइजेशन में वर्क प्लेस सोशियोक्रेसी एस्टैब्लिश करनी है, सो ईच एंड एवरी एम्प्लॉय शुड नो द कंसेप्ट ऑफ बेसिक कंसेप्ट्स, द कोर एलिमेंट्स ऑफ वर्क प्लेस सोशियोक्रेसी in order to know what are its basic concept, what is its basic mentality behind that concept, and everyone should be aware of that concept, ठीक है। So it can be done in the following manner. सबसे पहले क्या? Free flow of communication. एक ऑर्गेनाइजेशन में वैसे ही एक free flow of communication is very vital, and in order to establish sociocracy at workplace, free flow of communication is also very vital, ठीक है। Sociocracy can be conducted by having an unconstrained dialogues between levels of management. अनकंस्ट्रेंड डायलॉग्स मतलब जहां पर कोई बैरियर्स नहीं है, जहां पर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, ऐसे उसमें डेवलप करना पड़ेगा एक ऐसा फ्री फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन इन द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। मतलब वहीं पर सोशियोक्रेसी डेवलप हो सकती है जहां पर जो इंडिविजुअल्स है, जो एम्प्लॉइज है ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, दे are able to communicate with every hierarchy of every individual of the hierarchy of the organization, and as a result there is a free flow of communication, okay। Every manager should be proactive. Proactive means dynamic, driven, ठीक है, जहां पर वो हर एक एम्प्लॉय से एक हर एक लेवल के लिए कंसर्न है, उनके क्वेश्चंस को लेकर, उनके थॉट्स को लेकर, एंड देयर इज अ
free flow of information which is a two way. one way communication नहीं है, वहां पर two way communication है. मतलब सिर्फ superior subordinate को instructions नहीं दे रहे हैं. इनफैक्ट सबऑर्डिनेट्स आर आल्सो गिविंग देम फीडबैक. अगर उनको कुछ प्रॉब्लम है वो भी उनसे शेयर कर रहे हैं. दैट इज देयर इज अ टू वे कम्युनिकेशन इन द वर्कप्लेस सोशियोक्रेसी which is a vital. This can be done through free flow of communication. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट इज डिसेंट्रलाइजेशन. डिसेंट्रलाइजेशन वर्ड आपके इस बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट में बहुत बार आ चुका है, एंड यू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ delegation. Delegation is an act of giving authority, responsibility to its subordinates. ठीक है. So in the process of decentralization, you can establish workplace sociocracy by delegating the responsibility of projects and decisions, which मतलब अगर आप कोई डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में, तो आप एक वैसे भी वर्कप्लेस सोशियोक्रेसी मैंने पहले भी आपको पहले भी पिछले क्लास में बताया था कि एक सर्कुलर अरेंजमेंट्स क्रिएट होता है इन वर्कप्लेस सोशियोक्रेसी. रादर बाकी जो ऑर्गेनाइजेशन है वहां पर हायरार्की होती है, लेकिन वर्कप्लेस सोशियोक्रेसी में एक सर्कुलर अरेंजमेंट क्रिएट होता है जहां पर मल्टीपल सर्कुलर अरेंजमेंट्स है और सब सबके साथ फ्रीली कम्युनिकेट कर सकते हैं. ठीक है. सो डेलीगेशन इन द सेंस कि आप अपने जो सबऑर्डिनेट्स हैं उनको आप डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व कर रहे हैं. ठीक है. साथ ही साथ आप उनके सेल्फ गवर्नेंस को देख रहे हैं. ठीक है. ताकि जो एम्प्लॉयज है दे कैन गवर्न देमसेल्फ. ठीक है. सेल्फ गवर्नेंस को ज्यादा ध्यान दें. सेल्फ गवर्नेंस मींस एबिलिटी ऑफ अ पर्सन टू एक्सरसाइज ऑल नेसेसरी फंक्शंस ऑफ रेगुलेशन विदाउट इंटरवेंशन फ्रॉम एनी एक्सटर्नल अथॉरिटी. मतलब मैं एज अ इंडिविजुअल मैं सेल्फ गवर्नेंस तभी कर सकती हूँ कि मैं खुद अपने फंक्शंस को, जो भी मेरी एक्टिविटीज है, फंक्शंस है, उनको ध्यान रख रही हूँ, एंड मैं कोई थर्ड पर्सन मुझे इंटरफेयर नहीं कर रहा है. ठीक है. सो रैशनल डिसीजन मेकिंग प्रमोट्स बेटर जजमेंट्स ऑफ द फॉर द ऑर्गेनाइजेशन टू. ठीक है. नेक्स्ट इज ऑटोनॉमी. ऑटोनॉमी मीन्स कंडीशन ऑफ सेल्फ गवर्नेंस. ठीक है. मतलब जो एम्प्लॉयज है दे आर सो empowered, they are so into this workplace sociocracy that they can self-govern themselves. They can through delegation they are performing their functions efficiently and effectively, and as a result they are free to conduct their own activities and functions in such a way that it promotes the workplace sociocracy. ठीक है. Flexibility in conduction and expression is core to sociocracy. सोशियोक्रेसी का कोर ही है फ्लेक्सिबिलिटी. ठीक है. मतलब एक फ्री फ्लो कम्युनिकेशन हो रहा है, सब एक दूसरे के डिसीजंस को मान रहे हैं, समझ रहे हैं क्यों ये लिया गया है डिसीजन फॉर अ पर्टिकुलर पॉइंट, वो उसकी अंडरस्टैंडिंग हो रही है उनको. ठीक है. सो देयर इज द कोर ऑफ सोशियोक्रेसी इज फ्लेक्सिबिलिटी इन कंडक्शन. How you are conducting your work, that should be flexible, and expression is the core to sociocracy. Expression in terms of free flow of communication, like जैसे मैंने कहा कि डिसीजन मेकिंग लिया जा रहा है, तो सोशियोक्रेसी में क्या है कि सबसे कंसर्न लिया जाएगा. ठीक है. तो जब सबसे कंसर्न लिया जा रहा है तो everyone is included in that decision making, and everyone can provide their expression towards that particular decision. ठीक है. So these two components are the core to sociocracy. This freedom should be accompanied with flexibility at workplace for organizational circles to integrate and evolve among themselves. These are the organizational circles which are followed in workplace sociocracy. ठीक है. Next point is transparency. अब एक ऑर्गेनाइजेशन में वर्कफ्लो सोशियोक्रेसी तभी हो सकती है जब डिफरेंट एक्टिविटीज जो डिफरेंट मैनेजमेंट लेवल्स में हो रही है, वेदर दैट इज ऑन टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट और लोअर लेवल मैनेजमेंट, एवरीथिंग हैज एवरी डिसीजंस आर ट्रांसपेरेंट. मतलब सबको सब डिसीजंस के बारे में पता है, एंड देयर इज सम inter-house connectivity or facility that is used for transmitting major information, news, updates related to the organization. ठीक है. कुछ LAN या WAN के मेथड से या कोई सॉफ्टवेयर के मेथड से every organization, every employee of the organization is connected and know what are the major decisions have been taken in that organization.
So these are the ways through which one can follow workplace sociocracy in an organization. Okay, now let's move to the next topic, which is freelancing. Okay, because we are in the unit 5, in which it is dealing with the latest developments in recent developments in the organization. तो ये जो freelancing है, ये हम commonly आजकल from the last 8-10 years से हम ये freelancing word बहुत सुन पा रहे हैं. Commonly in the last 4-5 years these terms have been evolved drastically. ठीक है, everyone is writing in their social media platform in the bio that they are freelancer. So what is basically this freelancing concept is? ठीक है, तो हम ये समझेंगे कि फ्रीलांसर्स होते कौन है. फ्रीलांसर्स एक ऐसे इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं जो कि किसी ऑर्गेनाइजेशन से एम्प्लॉयड नहीं होते, किसी ऑर्गेनाइजेशन से एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है. ठीक है, वो एक इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर्स है. जब उनको कोई काम मिलता है थ्रू देयर एडवर्टाइजमेंट्स और थ्रू द एक्सटर्नल एजेंसीज, उनको कोई वर्क मिलता है, किसी वर्क से वो एसोसिएटेड होते हैं, तो उस पर्टिकुलर वर्क का खत्म होने के बाद दे आर नॉट आंसरेबल टू दैट ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, so they are termed as freelancers. They are the independent contractors who are not employed regularly by an organizations. ठीक है, they are include people who are self-employed and are not bound into any long-term contract of employment. जैसे आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉय है, then you will getting a salary at the end of the month, and there are various incentives, benefits associated with that employment contract. ठीक है, आपको ऑर्गेनाइजेशन एवरीडे जाना पड़ेगा या आपको ऑर्गेनाइजेशन के लिए एवरीडे काम करना पड़ेगा. ठीक है, एवरीडे और सर्टेन डेज ऑफ द मंथ यू हैव टू वर्क फॉर योर ऑर्गेनाइजेशन वेयर यू हैव एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट. बट फ्रीलांसर का कोई एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है. उनको रेगुलरली ऑर्गेनाइजेशन के साथ नहीं रह, मतलब ऑर्गेनाइजेशन से एम्प्लॉयड नहीं होते हैं. जैसे फॉर एग्जाम्पल एक कंटेंट राइटर है. ठीक है, कंटेंट राइटर कौन होते हैं? जो कंटेंट्स लिखते हैं, एक आर्टिकल्स लिखते हैं या फिर कुछ रिसर्च इंफॉर्मेशन निकालते हैं ऑर्गेनाइजेशन के. दे आर टर्म्ड एज कंटेंट राइटर्स. सो ऑर्गेनाइजेशन डजंट नीड कंटेंट राइटर्स फॉर एवरी टाइम. ठीक है, कोई एक ऑर्गेनाइजेशन है, स्मॉल स्केल ऑर्गेनाइजेशन ही मान लीजिए, तो राउंड द क्लॉक उनको for 365 days they don't want a content writer for their organization, क्योंकि 365 days अगर वो एम्प्लॉय को रखेंगे तो उसको सैलरी भी देना पड़ेगा. So the organization come across with the freelancers. Freelancers कौन होते हैं? जिनको मैंने as a organization मैंने क्या किया, मैंने एक freelancer फॉर एग्जाम्पल रघु एक freelancer है, he is a content writer. मैंने उनको बोला कि आप मेरे लिए, मेरे ऑर्गेनाइजेशन के लिए कंटेंट प्रोवाइड कीजिए एंड विद इन द 15 डेज. तो उस 15 डेज के लिए तो फ्रीलांसर्स विल चार्ज अ फी फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन और उस 15 डेज का कॉन्ट्रैक्ट होगा. ठीक है, सो दे आर द फ्रीलांसर. वो जो फ्रीलांसर है वो उस 15 दिन ही काम करेंगे, और वो 15 दिन के लिए मेरे ऑर्गेनाइजेशन के साथ कोलैबोरेट किया है उन्होंने, और अपना आउटपुट थ्रू द कंटेंट्स दे विल प्रोवाइड टू द ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, so they are engaged by entities wanting to outsource or accomplish certain tasks in a specific amount of time which they prefer to give to freelancers. इसका मतलब ये है कि जो freelancers है वो engaged होते हैं through the organization with the organization जो कि अपने काम को आउटसोर्स करना चाहते हैं या फिर अकम्प्लिश करना चाहते हैं इन अ स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ टाइम. जैसे मैंने एग्जांपल में बताया कि मैं एक ऑर्गेनाइजेशन हूँ, मुझे 15 डेज में एक कंटेंट चाहिए फॉर माय ऑर्गेनाइजेशन ऑन माय ऑर्गेनाइजेशन प्रोडक्शन. तो मैंने एक फ्रीलांसर को आउटसोर्स किया या फिर मैंने उसको बोला कि आप 15 डेज के लिए मुझे कंटेंट प्रोवाइड कीजिए एंड फॉर दैट आई एम पेइंग यू अ फी. ठीक है, सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ फ्रीलांसर. ओके, some of the freelancers are associated with employment agencies that advertise freelancers to clients. Others work independently and advertise or use professional associations or websites to work. अब हम ये समझेंगे कि ये जो freelancers है उनको काम मिलता कैसे है. ठीक है,
एक ऑप्शन ये है कि उन्होंने वेबसाइट्स अपने बना लिए हैं या फिर सोशल मीडिया के थ्रू खुद ही एडवर्टाइज कर रहे हैं, एक ऑप्शन ये हो सकता है, ठीक है। तो ऑर्गेनाइजेशन देखे उनके एडवर्टाइजमेंट को एंड दे कैन कॉन्टैक्ट देम, ठीक है। दूसरा ऑप्शन ये हो सकता है कि कोई एम्प्लॉयमेंट एजेंसीज के साथ वो उन्होंने अपने आप को वो करके रखा हुआ है, एसोसिएट करके रखा हुआ है। एम्प्लॉयमेंट एजेंट अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन को, फॉर एग्जांपल मैं एक ऑर्गेनाइजेशन हूँ, मुझे कंटेंट राइटर चाहिए, तो मैंने एम्प्लॉयमेंट एजेंसी को अप्रोच किया कि गिव मी अ बेस्ट कंटेंट राइटर फॉर द 15 डेज, ठीक है। तो देन जो भी कंटेंट राइटर्स एम्प्लॉयमेंट एजेंसीज के साथ एसोसिएटेड है, जो उनको एक फी प्रोवाइड कर रहे हैं, वो मुझे बताएंगे कि यस दिस इज अ पर्सन, ही प्रोवाइड्स, ही इज अ कंटेंट राइटर एंड ही इज अ एक्सीलेंट कंटेंट राइटर, तो मैं उनको हायर कर दूंगी फॉर दैट 15 डेज, नॉट हायर, आई विल bind into a contract with that freelancer for the 15 days, ठीक है। So these are the two ways where the freelancers can get their work, either through the employment agencies or through the they can work independently, through they can advertise their concept on their social media own, ठीक है। The stretch of time is uncertain, which highly depends on the quantity and quality of contract received. ये जो फ्रीलांसिंग का जो सर्विस है, जो फ्रीलांसर प्रोवाइड कर रहा है टू द ऑर्गेनाइजेशंस, दैट इज डिपेंडेंट, दैट टाइम इज अनसर्टेन। वो 1 डे का भी हो सकता है, वो 365 डेज का भी हो सकता है एंड 10 इयर्स का भी हो सकता है। दैट टोटली डिपेंड अपॉन द कॉन्ट्रैक्ट, क्या कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है फ्रीलांसर एंड ऑर्गेनाइजेशन के बीच में, दैट द टाइम इज डिपेंड अपॉन दैट, ओके। एग्जाम्पल्स और क्या क्या हो सकते हैं फ्रीलांसर्स के? वेबसाइट क्रिएटर्स, कंप्यूटर प्रोग्रामर्स, सॉफ्टवेयर डेवलपर्स, कंटेंट राइटर्स, एक्सेट्रा, ठीक है। Now let's come to the benefits of freelancing. First benefit is freedom to choose clients. As a freelancer, it's my freedom, it's my choice to choose the clients or the organization. I can, depending upon the contracts, I can choose the clients with whom I want to work with. Okay? So freelancers have the unique ability to choose the clients they want to work with. Okay? Next benefit is control of workload. Another benefit of freelancing is the ability to choose the workload. ठीक है, वो चूज कर सकते हैं अगर उनके पास कोई एक बिग कॉन्ट्रैक्ट आ रहा है फॉर 6 months एंड दे डोंट, एज अ फ्रीलांसर आई डोंट वांट टू इंडल्ज इन सच अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। ऐसे कॉन्ट्रैक्ट में मैं नहीं इंडल्ज होना चाहती जहां पर मुझे इतना टाइम डिवोट करना है, तो आई कैन रिजेक्ट दैट, ठीक है। सो कंट्रोल ऑफ वर्कलोड इज टोटली डिपेंडेंट अपॉन द freelancer, ठीक है। So they can work as much or as little as they want and they can choose projects and that are meaningful to them. वो इनफैक्ट ये भी कर सकते हैं, जैसे आज के दिन उन्होंने फॉर एग्जाम्पल 15 डेज का उनको कॉन्ट्रैक्ट मिला है, तो उन्होंने आज डे 1 को उन्होंने कुछ काम ही नहीं किया, डे 2 को उन्होंने 4 आवर्स काम किया, डे 3 को उन्होंने 8 आवर्स काम किया, डे 4 को फिर 1 आवर काम किया। तो दैट डिपेंड्स अपॉन द फ्रीलांसर्स हाउ दे वांट टू वर्क, how much they want to work, in which day they want to work. So that control of workload is totally dependent on the freelancer. Okay? They get to focus on the work they love without a distraction of full-time job like meetings, office politics, office distractions, etc. ठीक है, so they can focus on their work as and when they want. जो टाइम उनको सूट कर रहा है उस हिसाब से वो उस टाइम पर काम कर सकते हैं। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल्स नहीं है कि आपको इसी टाइम पर काम करना है, क्योंकि यू आर बाइंडिंग ऑन अ कॉन्ट्रैक्ट ऑन टाइम बेसिस। लाइक 15 डेज में आप मुझे आउटपुट देंगे या 1 वीक में आप मुझे आउटपुट देंगे, दैट कॉन्ट्रैक्ट इज ऑन द टाइम बेसिस, ठीक है। सो दैट इज द पॉइंट। नेक्स्ट इज फ्लेक्सिबिलिटी। नेक्स्ट बेनिफिट है फ्लेक्सिबिलिटी। क्यों? यू कैन चूज योर ओन वर्क, राइट? यू कैन चूज with which client you want to work, right? So workload flexibility, ये सब workload flexibility is with the freelancer, ठीक है। With such freedom over clients and workload, freelancers have the flexibility that most people dream of. If they want to work full time most of the year and only part time during summer, they have the flexibility and control to make that decision. ठीक है, अगर उनको समर में काम नहीं करना है, उनको विंटर में काम करना है, वो कर सकते हैं। उनको नाइट में काम नहीं करना, उनको डे में काम करना, वो कर सकते हैं। उनको 10 दिन काम नहीं करना, नेक्स्ट लास्ट ऑफ द मंथ काम करना, वो कर सकते हैं। सो ऑल द फ्लेक्सिबिलिटी, हाउ दे कैन चूज देयर वर्कलोड, एज कितना काम करना चाहते हैं, कितना नहीं, ऑल डिपेंड्स अपॉन द वर्कफोर्स, ठीक है, ऑन द फ्रीलांसर। नेक्स्ट इज इंडिपेंडेंस। Another benefit of a freelancer is the independent, because they can choose their own work, they can do whenever they want to work, so they are very independent and they are free from that cubicle and 9 to 5 work life. Cubicle क्या होता है? एक organization में
आप अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में आप इन फ्यूचर काम करेंगे तो तब आप देखेंगे कि एक आपको एक डेस्क दिया जाता है, एक लैपटॉप दिया जाता है, कंप्यूटर दिया जाता है, एक चेयर दिया जाता है, दैट इज अ क्यूबिकल शेप, सो इट इज टर्म्ड एज अ क्यूबिकल, ठीक है, क्यूब शेप, तो दैट इज टर्म्ड एज अ क्यूबिकल, ठीक है। एंड बेसिक पैटर्न है ऑलमोस्ट 80% ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन 9 to 5 वर्क लाइफ होता है। 9 बजे आप ऑफिस में जाते हैं, 5 o'clock यू केम आउट फ्रॉम द ऑफिस, तो ये 8 hours का वर्क होता है इन द ऑफिस, ठीक है। So, but as a freelancer, you are independent from these cubicles and 9 to 5 work life because you are working alone. So you have the most comfort working from wherever you want to work. तुम घर से भी काम कर सकते हो, तुम कैफे में जाकर भी काम कर सकते हो, तुम co-sharing spaces में भी काम कर सकते हो. What is co-sharing? We will discuss in the next slides. So you are totally independent as a freelancer how you want to work. ठीक है. Next is exposure. A lot of jobs offer employees variety. However, working as a freelancer opens up the ability to work on variety of projects and topics. अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉय है तो यू आर आपके एक मोनोटोनियस वर्क हो जाता है कि आपको ये डाटा क्रिएट करना है एवरीडे, सो यू हैव टू क्रिएट दैट डाटा एवरीडे, ठीक है। या फिर आपको सॉफ्टवेयर डेवलप करना है, सो यू आर डेवलपिंग द सॉफ्टवेयर एवरीडे थ्रू आउट द ईयर, राइट। सो लेकिन अगर आप एक फ्रीलांसर है तो इट्स डिपेंड्स अपॉन यू विच कंसेप्ट और विच टॉपिक और विच वर्क यू वांट टू चूज, ठीक है। आपकी एक्सपर्टीज किस में है, आप किस में ज्यादा कंफर्टेबल है, आप किस में बोर नहीं होते, जिसमें आपका ज्यादा इंटरेस्ट है, आप वो प्रोजेक्ट्स आप ले सकते हैं, ठीक है। साथ ही साथ आप डिफरेंट प्रोजेक्ट्स ले सकते हैं विच कैन लीड टू अ बेटर एक्सपोजर, ठीक है। आपको ज्यादा एक्सपीरियंस मिलेगा ऑफ डिफरेंट इंडस्ट्रीज एंड करियर एरियाज, and as a result it will broaden your horizons of the career, and this variety can helps you to create an environment that is less redundant and boring. जब आप एक मोनोटोनियस वर्क करेंगे, एवरीडे सेम वर्क कर रहे हैं, दैट इट विल बी अ बोरिंग एंड रिडंडेंट, व्हेयरएज जहां पर आपका इंटरेस्ट है एंड डिफरेंट वर्क्स आप डिफरेंट डेज कर रहे हैं, दैट विल बी लेस रिडंडेंट एंड बोरिंग एंड इट हेल्प्स टू ब्रॉडन योर हॉरिजॉन्स, राइट। सो दीज आर द बेनिफिट्स। जहां पर एक बेनिफिट्स होते हैं वहां पर डिसएडवांटेजेस कॉन्स भी होते हैं। सो व्हाट आर द कॉन्स ऑफ फ्रीलांसिंग? सबसे पहला कॉन्स है टैक्सेस। जो टैक्सेस है, freelancers are responsible of paying self-employment taxes. However, freelancers also have deductions that employees don't qualify for. So taxes को लेकर कुछ obligations है, कुछ deductions है which have to compile by the freelancers. Another disadvantage of freelancing is lack of benefits. Employees को बहुत सारे benefits मिलते हैं, बहुत सारे incentives मिलते हैं, travel allowances मिलते हैं, then medical insurance मिलता है. These kind of incentives and benefits are eligible, are there for the employees, but these are not there for the freelancers. ठीक है? Next is ultimate responsibility. When you are a freelancer, you are running a business, ठीक है। आप जब एक freelancer है, आप business की तरह आप उसको चला रहे हैं, आपको अपने clients को, आपके business को कैसे develop करना है, आप अपने clients को कैसे आपके service provide कर रहे हैं, उसकी quality को आपको check करना पड़ेगा। आपको अपने सर्विस का एडवर्टाइजमेंट भी खुद करना पड़ेगा, बिलिंग, कलेक्टिंग ऑफ योर फीस, फिर आपके एक्सपेंसेस को ध्यान रखना, आपके अकाउंट्स को ध्यान रखना, ये सब आपकी सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। सो अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी लाइज ऑन द फ्रीलांसर, ठीक है। अनदर डिसएडवांटेज ऑफ फ्रीलांसिंग इज कैश फ्लो इश्यूज। बहुत सारे फ्रीलांसर्स क्या होते हैं कि दो दे आर सेटिंग देयर ओन फीस when they are indulging in a contract with an organization, लेकिन बहुत टाइम अनफॉर्चुनेटली ये होता है कि बहुत सारे फ्रीलांसर्स को उनके पे नहीं मिलता है, ना कि टाइमली मिलता है, एंड सेकेंडली बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन उनके काम को सही नहीं मानते हैं, उनके काम को बोलते हैं कि आपने गलत काम किया है या फिर एज पर द एक्सपेक्टेशंस नहीं किया है, एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दैट द ऑर्गेनाइजेशन डोंट पे देम अप प्रॉपर्ली, ठीक है। सो दीज आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्रीलांसिंग. Another disadvantage is isolation. Another common downfall to being a freelancer is that it ultimately be isolated from the team or a company, leading to mental health problems. जब एक ऑर्गेनाइजेशन में आप काम करते हैं तो आप एक सोशलाइजेशन एस्पेक्ट्स को भी ध्यान रखते हैं, आप दूसरों से सोशलाइज होते हैं,
बात करते हैं, अपनी मन की बात बोल पाते हैं, किसी की बात सुनते हैं, तो एक अच्छे एनवायरनमेंट में रहते हैं। Whereas जब आप एक अकेले रहेंगे, आइसोलेशन में रहेंगे, तो दैट विल ऑब्वियसली इम्पैक्ट योर मेंटल हेल्थ. So these are the disadvantages of freelancing. Now let's move to the another concept, that is work from home. It refers to full-time jobs done away from the office. Work from home हमने सबने देखा है, ये बहुत vital concept हो गया था during this pandemic, where everyone has to switch their work from their home. So this is the concept of work from home. But the main difference between freelancing and work from home is that आप वर्क फ्रॉम होम तब करते हैं जब आप किसी कंपनी के एम्प्लॉय है, जहां पर आपका एक एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है, देन यू आर ऑप्टिंग फ्रॉम वर्क फ्रॉम होम, दैट यू आर वर्किंग फ्रॉम द होम, यू आर मेकिंग द होम एज योर ऑफिस. ठीक है, इट रिफर्स टू फुल टाइम जॉब्स. दिस इज द मेन एस्पेक्ट, इट इज अ फुल टाइम जॉब. वर्क फ्रॉम होम इज नॉट अ फ्रीलांसिंग. ठीक है, आपको आपके क्वेश्चंस कुछ इस तरीके से आएंगे जिससे आप कंफ्यूज हो जाएंगे, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फ्रीलांसिंग एंड वर्क फ्रॉम होम. सो दिस इज द बेसिक थिंग. Work from home is a full-time jobs done away from the office. Usually, these companies have core working hours, a time window during the day where all employees from different time zones can gather and work together. वर्क फ्रॉम होम का कंसेप्ट ये है कि आपका स्पेसिफिक टाइम लिमिटेड, स्पेसिफिक टाइम डिस्क्लोज किया गया हुआ है, जैसे 9 to 5 अगर आपका ऑफिस टाइमिंग्स है, देन यू हैव टू वर्क between 9 to 5 from your home. That is the concept of work from home. So बहुत सारे मल्टीनेशनल कंपनीज होते हैं जहां पर different regions, different countries के लोग काम करते हैं. So they have different time zones which we know in when we have studied geography. क्यों होते हैं different time zones? डिफरेंट टाइम जोन्स की वजह से, जैसे अमेरिका में अगर कुछ डिफरेंट टाइम है तो इंडिया में कुछ डिफरेंट टाइम होगा, कुछ टाइम डिफरेंसेस है, जापान में कुछ डिफरेंट टाइम डिफरेंसेस है. सो एक एमएनसीज क्या करते हैं कि डिफरेंट टाइम, एक कॉमन टाइम जो सबके लिए कॉमन हो रहा है, फॉर एग्जांपल हमारे लिए शाम हो रहा है एंड वी आर कंफर्टेबल फॉर वर्किंग इन दैट इवनिंग, और किसी के लिए वो दोपहर हो रहा है, किसी के लिए मॉर्निंग हो रहा है. सो वी आर गेटिंग इन टू दैट टाइम. 7 o'clock यूएस में अगर मॉर्निंग है, जापान में अगर आफ्टरनून है फॉर एग्जाम्पल, तो वी आर कंफर्टेबल वर्किंग. तो सारे एम्प्लॉयज उस टाइम जोन पर काम कर पा रहे हैं फ्रॉम देयर वर्क, फ्रॉम देयर होम. ठीक है, सो दैट इज द कंसेप्ट ऑफ वर्क फ्रॉम होम. This is how companies that offer work from home positions enrich their company culture and make sure everyone is working as a part of the team. सब work from home में एक culture, company का culture enrich होता है when different employees from different time zones are gathering and working together and becoming a team. ठीक है, unlike freelancing, work from home means to be hired by an organization. It is the core concept. It is a full-time job, and the employee has been hired by the organization. The employee is an employee. Okay, he is not a freelancer. It is a home-based job, but it involves constant virtual presence via Microsoft Teams, Skype, Zooms, Google Meet, etc., and sometimes even using employee monitoring software. बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, बहुत सारे वाइटल ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं जहां पर वो अपने खुद के सॉफ्टवेयर्स के थ्रू इंटरेक्ट करते हैं ताकि उनके जो इंफॉर्मेशन है वो लीक आउट ना हो. सो दे प्रेफर देयर ओन सेल्फ मॉनिटरिंग सॉफ्टवेयर. अपार्ट फ्रॉम दैट, in a work from home concept, in a work from home job, you have to constantly have your virtual presence through these kind of apps or softwares. ठीक है, now let's come to the benefits of work from home. Obviously एक better work life balance होता है. As a working mother or a working father, you are able to contribute your part in the house as well as you are doing your work. So एक work life balance है, क्योंकि एक ट्रांसपोर्टेशन कम्यूटिंग का जो टाइम है वो कम हो जाता है, तो उससे आप अपने घर को ज्यादा टाइम दे पाते हैं और वर्क में भी आप ज्यादा सेटिस्फाइड होते हैं. सो दैट इज लीड्स टू बेटर वर्क लाइफ बैलेंस. अपार्ट फ्रॉम देम देयर इज अ लेस कम्यूट स्ट्रेस. कम्यूट स्ट्रेस क्या होता है? आप जब आप अपने घर से ऑफिस जा रहे हैं तो आप ट्रैफिक जैम हो रहा है, जिसकी वजह से आपको स्ट्रेस हो रहा है, आपको टेंशन हो रहा है कि आप टाइम से पहुंच पाएंगे कि नहीं, इसके चक्कर में एक्सीडेंट्स भी हो जाते हैं. तो दिस काइंड ऑफ स्ट्रेस आर नॉट देयर इन व्हेन यू आर वर्किंग फ्रॉम योर होम. नेक्स्ट इज लोकेशन इंडिपेंडेंस. यू कैन वर्क फ्रॉम एनीवेयर यू वांट. कहीं भी आप किसी भी
कोने में है, आप वर्ल्ड के आप वहां से काम कर सकते हैं, बस आपके पास एक अच्छा इंटरनेट फैसिलिटी हो सकता है, होना चाहिए। नेक्स्ट इज पॉजिटिव एनवायरमेंटल इम्पैक्ट। एक पॉजिटिव एनवायरमेंटल इम्पैक्ट पड़ रहा है क्योंकि रोड्स में कम व्हीकल हो रहे हैं क्योंकि आप यू आर वर्किंग फ्रॉम अ होम, so as a result less pollution, less global warming, and that is a positive environmental impact. Another is economical, obviously economical है, आपके जो other cost है वो save हो जाते हैं। And another is customizable office, you can create your own office, you can create your own comfort as per your needs in your home, ठीक है, while work from home. नेक्स्ट इज इंक्रीज प्रोडक्टिविटी एंड परफॉर्मेंस। यस, क्योंकि फ्यूअर इंटरप्शंस होते हैं, ऑफिस पॉलिटिक्स नहीं होते हैं, नॉइज लेवल को आप अपने अकॉर्डिंग कम ज्यादा कर सकते हैं। इन द सेंस अगर ऑफिस में बहुत सारे चीची हो रहा है बट आप अपने घर में अच्छे से ऐसे लोकेशन में है जहां पर आवाज नहीं आ रही है, सो दैट इज अ क्वाइट नॉइज लेवल, and obviously these, if you are productive, your performance has been increased, then that will create an efficient employees, ठीक है। So these are the advantages of benefits from work from home. Disadvantages क्या है? फर्स्ट है कि वर्किंग फ्रॉम होम डजंट सूट एनीवन, सबको सूट नहीं करता है क्योंकि किसी के घर पे छोटे बच्चे होते हैं, किसी के घर में एजेड लोग होते हैं जो कि हॉस्पिटलाइज्ड होते हैं, या फिर उनके घर में नर्सिंग हो रहा है, तो these kind of different problems they have come across from the home, so सबके लिए suitable नहीं होता है work from home. Another disadvantage is as an organization it is very difficult to monitor the performance of the employee, क्योंकि जितनी आउटपुट एक जब आप ऑर्गेनाइजेशन में वहां पर रहकर काम कर पाते हैं उतना आउटपुट वर्क फ्रॉम होम पर नहीं हो पाता है। सो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू मॉनिटर द परफॉर्मेंस कि आप सही से काम कर पा रहे हैं कि नहीं, आप कितनी गलती कर पा रहे हैं, क्या करें, ये जो मॉनिटरिंग एस्पेक्ट है इट इज अ वे टू डिफिकल्ट व्हाइल यू आर वर्किंग फ्रॉम योर होम, ठीक है। Another thing is cost of working from home. Cost of working from home is also increased. First of all, एक initial cost of training लगता है ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से। अगर हम देखें तो एक ट्रेनिंग उनको समझाना पड़ता है कि आप घर से कैसे काम कर सकते हैं। जैसे अगर एक सॉफ्टवेयर के थ्रू आपको इंटरेक्शन करना है तो सॉफ्टवेयर को कैसे चलाना होता है वो आप सिखाते हैं, या फिर स्काइप या गूगल मीट हो या कोई दूसरा ऐप्स हो उसको कैसे ऑपरेट करना है वो आप सिखाते हैं। आप अपने एम्प्लॉय को ये सिखाते हैं कि जो आप काम कर रहे हैं उसको आपको ऑर्गेनाइजेशन में कैसे सबमिट करना है। सो दीज काइंड ऑफ इनिशियल कॉस्ट ऑफ ट्रेनिंग have to be incurred by the organization. Another thing is infrastructure जैसे एक मॉडेम चाहिए, इंटरनेट का कॉस्ट होता है, एक लैपटॉप या फिर एक डेस्कटॉप चाहिए। सो दीज काइंड ऑफ infrastructural cost have to be incurred by the organization, which is an adding expense when the employees are working from their home. Another disadvantage is problems with the staff development. Staff development में problems होता है जब आप एक organization में जब आपके employees काम कर रहे हैं, then you can arrange different development and training activities in the organization for your employees. लेकिन जब वो घर से काम कर रहे हैं तो उनके लिए आप development activities कैसे create कर सकते हैं, right? So these are the problems which have to be organization come across while they are dealing with the employees who are working from their home, ठीक है। Another aspect obviously isolation होगा, तो जो कि हमने freelancing में पढ़ा था कि isolation होगा तो आप socialize नहीं कर पाएंगे दूसरे लोगों से, so that will be a negative impact on the mental health. So basically these are the differences between freelancers and work from home. Freelancers कौन होते हैं? एक independent होते हैं, उनको solopreneur भी कहा जाता है, solopreneur, ठीक है, क्योंकि वो अकेले काम कर रहे हैं। They are individual contractors, they are independent, so they are solopreneur. Work from home क्या होता है कि आप employers के लिए काम करते हैं, आप एक employee है organization के और आप उस अपने employment duration में आप काम कर रहे हैं from your home. That is the basic difference. Need of freelancing is they cater to a specific needs of the clients, while organization opt work from home in order to downsize or save money. This is also work-life balancing strategy of companies to let the employees work at home. ठीक है। फिर इनकम क्या है? इनकम इनकम का कोई लिमिट नहीं है इन फ्रीलांस, क्योंकि आप एक साल में कितने कॉन्ट्रैक्ट्स ले रहे हैं, कितने टाइम ड्यूरेशन का ले रहे हैं, दैट डिपेंड्स अपॉन योर सर्विस, दैट डिपेंड्स अपॉन योर क्वालिटी ऑफ सर्विस एंड
So that is, and how you are fixing your fee. ठीक है, आप क्या चार्ज कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन से, कितना अमाउंट चार्ज कर रहे हैं, दैट डिपेंड्स अपॉन द फ्रीलांसर. सो इनकम हैज नो लिमिट इन टर्म्स ऑफ फ्रीलांसिंग. ठीक है, whereas salary is fixed. So you are an employee of an organization, बस आप घर से काम कर रहे हैं, यही डिफरेंस है, लेकिन आपकी सैलरी तो फिक्स्ड है. ठीक है. कमिटमेंट अगर देखें तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ फ्रीलांसर इज शॉर्ट टर्म एंड प्रोजेक्ट स्पेसिफिक. जो तो एक कोई कमिटमेंट फॉर द एम्प्लॉयमेंट नहीं है, क्योंकि वो एम्प्लॉय नहीं होते ऑर्गेनाइजेशन के. whereas when you are working from your home, you are bound by the employment contract and commitment towards the organization. टैक्स भी हमने देखा है, फ्रीलांसिंग में उनको खुद अपना टैक्स पे करना पड़ता है. बाकी whereas in work from home concept, company withholds the taxes. Advantages of being a freelancing is that आपको कोई लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करना पड़ता है, आप अपने सैलरी और वर्किंग टर्म्स खुद चूज कर सकते हैं. whereas when you are working from your home, आपको मल्टीटास्किंग करना पड़ेगा, आपको वर्क लाइफ बैलेंस क्रिएट करना पड़ेगा, साथ ही साथ देयर इज नो नेसेसिटी टू कम्यूट टू वर्क. ठीक है, आपको कम्यूट नहीं करना पड़ेगा, आपकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट रिड्यूस हो जा रही है. दिस इज वन ऑफ द एडवांटेजेस ऑफ वर्किंग फ्रॉम द होम, and as a result which saves your money. Okay, so these are the basic differences between freelance and work from home. Now we are coming to our next topic, which is flexi time. थोड़ा जल्दी करेंगे, नहीं तो आपका रिवीजन नहीं हो पाएगा. फ्लेक्सी टाइम एक को फ्लेक्सी शेड्यूलिंग भी कहा जाता है, जो कि एक न्यू कंसेप्ट है, जिससे जो एम्प्लॉइज है उनको एक वर्क लाइफ बैलेंस क्रिएट करवाने के लिए ये फ्लेक्सी टाइम और फ्लेक्स शेड्यूलिंग कंसेप्ट क्रिएट किया गया है. बेसिकली इट इज एन अरेंजमेंट वेयर द ऑर्गेनाइजेशन offers its employees the opportunity of availing of a flexible working hours arrangement. एक flexible working hours arrangement create करते हैं when you are providing a flexi time system to the employees, where the employees have the flexibility of working according to their needs, according to their wants. ठीक है, वो अपना काम अपने फ्लेक्सिबिलिटी के हिसाब से अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं और फिनिश कर सकते हैं. ठीक है, that suits their preferences, transport arrangements and family needs, responsibilities, etc. Basically, for example, आपको एक ऑर्गेनाइजेशन में 8 आवर्स काम करना है. ठीक है, 8 आवर्स आपको फिक्स्ड है काम करना है. तो हमें पता है 80% ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में क्या है, टाइमिंग 9 to 5 आपको काम करना है. दैट इज फ्रॉम 9 AM यू हैव टू वर्क टिल 5 PM. दैट इज एन 8 आवर्स वर्क. 8 आवर्स नहीं, इसमें बीच में हाफ एन आवर का भी आपको ब्रेक दिया जाता है, तो उसको हम 5:30 कर देते हैं. ठीक है, आपको हाफ एन आवर का लंच भी दिया जाता है. तो आपको इन करना होता है ऑर्गेनाइजेशन में 9 o'clock और आउट होना होता है 5:30. उसके बीच में आपको हाफ एन आवर लंच का टाइम दिया जाता है इन मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. सो दिस मेक्स यू 8 आवर्स वर्क. अब फ्लेक्सी टाइम का कंसेप्ट क्या है? फ्लेक्सी टाइम का कंसेप्ट है कि आपको 8 घंटे तो आपके ऑर्गेनाइजेशन में काम करना ही है, लेकिन ये जो 9 to 5 का कंसेप्ट है उसको उन्होंने कैंसिल आउट कर दिया है. यू हैव टू वर्क 8 आवर्स, लेकिन उस पर आपको एक फ्लेक्सिबिलिटी दिया जा रहा है. क्या फ्लेक्सिबिलिटी दिया जा रहा है? स्क्रीन में अगर आप देखेंगे तो आपका कोर टाइम फिक्स्ड है. कोर टाइम मतलब इस टाइम में आपको ऑर्गेनाइजेशन में आना ही आना है, प्रेजेंट होना ही होना है. दैट इज in the morning you have to be in the organization from 10 o'clock to 12:30. that makes a 2.5 hours. ठीक है, 2.5 hours हो गया है. ठीक है, आपको मॉर्निंग में 2.5 hours रहना ही है. दैट इज फ्रॉम 10 to 12:30. ठीक है, नेक्स्ट इज इन द इवनिंग यू हैव टू फ्रॉम 2:30 to the 4. ठीक है, आपको 2:30, 3:30, 4 1.5 hours आपको इवनिंग में रहना है. मॉर्निंग में आपको 2.5 hours रहना ही रहना है, इवनिंग में ये 1.5 hours फ्रॉम 2:30 to 4 o'clock रहना ही रहना है. तो दैट मेक्स इट अ 4 hours कंसेप्ट. ठीक है, यहाँ पर 4 घंटे आपका फिक्स्ड हो गया कि ये 4 घंटे फ्रॉम 10 to 12:30 एंड 2:30 to 4 o'clock you have to present in the organization. इसके अलावा जो रिमेनिंग 4 hours है, वो आपको अपने हिसाब से चूज करना है. ठीक है, आपके हिसाब से आपको डिसाइड करना है कि आप किस टाइम पर आना चाहते हैं. इधर यू कैन अराइव इन अ प्री फ्लेक्सी अराइवल, दैट इज
फ्रॉम 4 o'clock to 7 o'clock। इस टाइम में आप किसी भी टाइम आकर अपना वर्क रिमेनिंग 4 आवर्स में से आप 3 आवर्स यहाँ पर पुट कर सकते हैं, या फिर आप 7 to 10 में आकर अपने ये जो रिमेनिंग 4 आवर्स का वर्क है वो कर सकते हैं, या फिर आप शाम को 2:30 से सॉरी नॉट कोड फ्लेक्सी लीव 4 o'clock to 6:30 के बीच में आकर आप अपना काम कर सकते हैं। सो दीज आर द फ्लेक्सी टाइम जहां पर आप इस कोड टाइम में तो आपको आना ही आना है, दैट इज फ्रॉम 10 to 12:30 you have to present the organization and from 2:30 to 4 o'clock you have to present in the organization। लेकिन उसका जो remaining 4 hours है वो आप कैसे काम करना चाहते हैं, whether you want to come before 10 o'clock and do your rest of the 4 hours of work or after 4 o'clock from 4 to 6:30 वहां पर आप अपना टाइम एडजस्ट करना चाहते हैं, आप वहां पर भी एडजस्ट कर सकते हैं। इनफैक्ट आप ये भी कर सकते हैं कि आपने यहाँ पर 1 hour डिवोट किया अपना टाइम, यहाँ पर 1 hour डिवोट किया, देन यहाँ पर आपने 2.5 hours, देन यहाँ पर 1.5 hours, दैट मेक्स टू 6 hours एंड देन यहाँ पर 2 hours। ऐसे करके भी आप अपना 8 hours का वर्क शेड्यूल इन अ डे आप कंप्लीट कर सकते हैं। एंड व्हाट इज फ्लेक्सी लंच? आप 12:30 से 2:30 के बीच में मिनिमम 30 मिनट्स मैक्सिमम 2 hours तक अपना लंच ले सकते हैं, लंच टाइम ले सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ फ्लेक्सी टाइम। बाकी इसमें मैंने सब कुछ लिख दिया है, क्यों फ्लेक्सी टाइम होता है, क्या है इसका कोर क्या है। फ्लेक्सिबल टाइम इज द कोर ऑफ दिस कंसेप्ट, ठीक है, इन विच द एम्प्लॉइज कैन चूज दे व्हेन दे वर्क सब्जेक्ट टू अचीविंग टोटल डेली, वीकली और मंथली आवर्स। ये जैसे डेली आवर्स 8 आवर्स आपको अचीव करना ही है, इसके अकॉर्डिंग आप अपने फ्लेक्सी टाइम चूज कर सकते हैं, ठीक है। कोर टाइम में आपको रहना ही रहना है एज अ एम्प्लॉय। इसके अलावा आप रिमेनिंग आपका जो डेली शेड्यूल है, डेली टाइमिंग से 8 आवर्स आप कैसे फुलफिल करेंगे वो आप पर डिपेंड करता है थ्रू द फ्लेक्सी टाइम शेड्यूल्स, ठीक है। क्या है कोऑर्डिनेशन, आपकी एक अच्छी कोऑर्डिनेशन हो जाती है क्योंकि बिटवीन द एम्प्लॉयज एंड ऑर्गेनाइजेशन, and as a result more and more organizations are employing this strategy for employee retention, ठीक है। Another advantage is engagement। Under flexi time employee is obliged to complete a specific job with and little importance is given to when it is being done। So आप यहाँ पर एक जॉब को कंप्लीशन करने पर ज्यादा जोर दे रहे हैं, ना कि वो जॉब कब कंप्लीट हो उस पर जोर दे रहे हैं, ठीक है। आपने 8 आवर्स का आपका टाइम फिक्स्ड है, दिन में आपको अपने एम्प्लॉय से 8 घंटे काम करवाना है, लेकिन वो 8 घंटे आप डिसाइड नहीं कर रहे एज अ ऑर्गेनाइजेशन, ये एम्प्लॉय डिसाइड करिए कि वो 8 घंटे वो किस तरीके से कहाँ पर आएंगे। अपार्ट फ्रॉम द कोर टाइम में उनको आना ही आना है, इसके अपार्ट वो किस टाइम पर अपना जॉब कंप्लीट कर रहे हैं, दैट डिपेंड्स अपॉन द employee। So you are involving them in a you are giving importance as an organization, you are giving importance to the job completion rather than कि वो job कब हो रहा है, ठीक है। This enhances their feeling of self-worth। It supports the view that people are paid for producing work, not from being at their job stations for a set period of time। इससे ये कंसेप्ट निकलता है कि जो एम्प्लॉइज है उनको जॉब कंप्लीशन के लिए, जॉब वर्क प्रोड्यूस करने के लिए उसके लिए उनको पे किया जा रहा है, रादर एक वर्क स्टेशन में क्यूबिकल में बैठकर अपने 8 आवर्स को कंप्लीट कर रहे हैं उसके लिए उनको पे किया जा रहा है। सो दिस एनहांसेस देयर फीलिंग ऑफ सेल्फ वर्थ। नेक्स्ट इज मोटिवेशन। Flexi time is a great benefit to offer valued employees or to attract wider qualified pool of talent for the job, including those who are qualified but have been disabled due to their time constraints, ठीक है। मोटिवेशन मिलता है, मैक्सिमम आउटपुट मिलता है, क्योंकि आप अगर मॉर्निंग पीपल है तो मॉर्निंग पीपल के अकॉर्डिंग आप काम कर सकते हैं, अगर आफ्टरनून पीपल है तो उस टाइम आप आ सकते हैं, नाइट रूटीन्स के हिसाब से आप नाइट ड्यूटी कर सकते हैं, तो इसमें आपकी सबसे ज्यादा प्रोडक्टिविटी आपकी दिन में जब होती है उस हिसाब से आप काम कर सकते हैं। फास्ट करवा रही हूँ क्योंकि मुझे आपके साथ केस स्टडी डिस्कस करना है, वी हैव वेरी लेस टाइम। आप मैंने यहाँ पर समझा दिया है, आपको नोट्स प्रोवाइड कर दिया है, आप जब पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा और आपके नोट्स आपके व्हाट्सएप ग्रुप में भी आ जाएगा, ठीक है। सो दीज आर द एडवांटेजेस जहाँ पर जो एम्प्लॉयज है दे आर सेंसिटिव टुवर्ड्स द ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन उनके बारे में सोच रही है। साथ ही साथ एक इजी कम्यूट होता है, जब आपका ट्रैफिक नहीं है उस टाइम आप ऑर्गेनाइजेशन में जा रहे हैं क्योंकि आपके ऑर्गेनाइजेशन में फ्लेक्सी टाइम है, ये एडवांटेज है। अनदर एडवांटेज इज ग्लोबल पैरिटी विद ऑर्गेनाइजेशनल ऑपरेशंस, मतलब डिफरेंट टाइम जोन्स के अकॉर्डिंग आप काम कर सकते हैं। सो योर एम्प्लॉइज आर फ्लेक्सिबल एंड दे आर नॉट स्ट्रिक्ट टू द 9 to 5 टाइमिंग्स, ठीक है। डाउन साइड डिसएडवांटेजेस क्या है? ओवरबर्डनिंग हो जाता है कभी कभार, जैसे कि
जो 7 to 10 ओ क्लॉक का जो टाइम है उसमें एम्प्लॉयज नहीं आ रहे हैं, कोई सिर्फ 1 या 2 एम्प्लॉयज आ रहे हैं, तो उन पर ज्यादा बर्डन हो गया वर्क का। सो दीज आर द ओवरबर्डनिंग ऑफ द वर्क्स, ठीक है। अनदर इज कोऑर्डिनेशन प्रॉब्लम, कोऑर्डिनेशन में भी प्रॉब्लम होता है, ठीक है, कि कोई किसी टाइम आ रहा है, कोई किसी टाइम आ रहा है, सबका 8 आवर्स का वर्क कंप्लीट हुआ है कि नहीं वो देख नहीं पाते हैं, वो मैनेज नहीं कर पाते हैं। तो दिस काइंड ऑफ डाउनसाइड्स, दिस काइंड ऑफ डिसएडवांटेजेस आर देयर इन द फ्लेक्सी टाइम। अपार्ट फ्रॉम दैट, फ्लेक्सी शेड्यूलिंग इज अ रिगरस प्रोग्रेस। हर एक इंसान का शेड्यूलिंग करना कि वो किस टाइम आ रहे हैं, किस टाइम जा रहे हैं, ये टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम एंड इट इज अ वेरी रिगरस प्रोसेस, ठीक है। अब हम आते हैं द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस यूनिट, दैट इज कोस्ट शेयरिंग एंड कोवर्किंग। कोस्ट शेयरिंग एक बहुत ही इमर्जिंग कंसेप्ट है, स्पेशली इन द मेट्रोपॉलिटन सिटीज, जहां पर डिफरेंट कंपनीज, जो छोटी छोटी कंपनीज है, उनके डिफरेंट एम्प्लॉयज एक पर्टिकुलर ऑफिस स्पेस को वो शेयर करते हैं। सो इट इज एन ऑफिस स्पेस इन विच several employees from different companies share a common workspace for their respective businesses and works, allowing cost savings through the use of common infrastructure such as equipments, utilities, receptionists and custodial services. कोस्ट शेयरिंग एक ऐसा कंसेप्ट है जहां पर डिफरेंट कंपनीज एक कॉमन वर्क स्पेस को शेयर कर रहे हैं, जहां पर डिफरेंट, फॉर एग्जांपल एक ये रूम है, ठीक है, इस रूम में इस तरफ एक एक्स कंपनी के एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं, दूसरी तरफ वाई कंपनी के एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं। अब इस घर का जो भी मेंटेनेंस कॉस्ट है, जो भी इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट है, इस जो भी क्लीनिनेस कॉस्ट है, ये सब कुछ इन दोनों में इक्वली डिवाइड हो जा रहा है, तो कॉस्ट रिडक्शन हो जाता है। और साथ ही साथ इंफ्रास्ट्रक्चर रिडक्शन भी, इंफ्रास्ट्रक्चर की जो कॉस्ट है और द रिसेप्शनिस्ट कॉस्ट और द कस्टोडियल सर्विसेज। कस्टोडियल सर्विसेज क्या होता है? इट इंक्लूड्स ऑल द ड्यूटीज दैट आर परफॉर्म्ड बाय द कस्टोडियंस। कस्टोडियंस कौन है? जो कि मेंटेन करते हैं किसी भी प्रेमाइसेस को या फिर कोई सर्विस प्रोवाइड करते हैं, दे आर टर्म्ड एज कस्टोडियंस, ठीक है। सो जो कस्टोडियल सर्विसेज है, रिसेप्शनिस्ट है, इक्विपमेंट्स का जो कॉस्ट है वो इक्वली डिवाइडेड हो जाता है थ्रू द रेस्पेक्टिव बिजनेसेस एंड वर्क्स, क्योंकि वो एक कॉमन प्रेमाइसेस को शेयर कर रहे हैं, ठीक है। स्टैटिस्टिक्स यहाँ पर है कि नियरली 14% ऑफ द एम्प्लॉइज एट लार्ज कंपनीज आर यूजिंग कोवर्किंग स्पेसेस ऑन रेगुलर बेसिस, ठीक है। सो दीज आर द स्टैटिस्टिक्स एंड एडवांटेजेस क्या है? एक प्रोडक्टिविटी में इंक्रीज है, क्योंकि सब अपने डिफरेंट स्टाइल्स के अकॉर्डिंग काम कर सकते हैं, ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी है, ज्यादा इंक्लूसिवनेस है। सो इट हैज providing different settings and variety of desks and meeting rooms to tailor all the working individuals. So this is a benefit of co-working. And there is independence. एक co-working एक ऐसा co-sharing co-working एक ऐसा concept है जहाँ पर different freelancers, independent contractors, startup businesses, different small entrepreneurs can come together and they can work in a common premises, ठीक है। वो अपने अपने लिए काम कर रहे हैं लेकिन एक common premise में काम कर रहे हैं। So ये concept है, ठीक है। So another advantage is creative ambience, क्योंकि different dynamic लोग हैं, different energy है, different diversity है, एक अलग atmosphere create हो रहा है, that will lead to a brainstorming, creative thinking. So it will lead to a creative ambience. Another advantage, सबसे मेन एडवांटेज होता है लो ओवरहेड कॉस्ट का, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया, जो आपके रिफंडेबल डिपॉजिट है, कन्वीनियंस इंफ्रास्ट्रक्चर है, डेस्क है, फर्नीचर है, इंस्टॉलेशन फीस है, इलेक्ट्रिसिटी है, आपके जो गैजेट्स है, या फिर आपके जो कस्टोडियन सर्विसेज है, वो इक्वली डिवाइडेड हो जाता है बिटवीन ऑल द पीपल, ऑल द फ्रीलांसर्स और द स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स, स्टार्टअप्स, जो भी उस वर्क प्रेमाइसेस को शेयर कर रहे हैं, सबके बीच में वो जो एक्सपेंसेस है वो इक्वली डिवाइड हो जाता है, ठीक है। सो दैट विल लीड टू अ लो ओवरहेड कॉस्ट। नेक्स्ट इज नेटवर्क एंड कोलैबोरेशन। आप डिफरेंट इंडिविजुअल से मिलते हैं, यू आर शेयरिंग योर वर्क स्पेस विद डिफरेंट इंडिविजुअल्स फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड्स, सो दैट विल क्रिएट अ ह्यूज नेटवर्क एंड कोलैबोरेशन। नेक्स्ट इज सोशल स्पेसेस। ऑब्वियसली आपका अगर आप अकेले घर पर काम कर रहे होते हैं तो आपका एक मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम हो जाता है, आइसोलेशन फील करते हैं, आइसोलेटेड फील करते हैं, एंड एक डिस्ट्रैक्शंस हो जाता है। बट व्हेन यू आर वर्किंग इन अ डाइवर्स एनर्जेटिक एनवायरनमेंट, जहां पर डिफरेंट स्टार्टअप्स है, डिफरेंट क्रिएटिव पीपल है, देन देयर इज अ सोशल इंक्रीज इन द सोशल स्पेसेस और सोशलाइजेशन, ठीक है। सो दीज आर द एडवांटेजेस एंड दिस लीड टू द एंड ऑफ योर यूनिट 5, ठीक है। कभी कभार क्या है ना, कुछ क्वेश्चंस
केस स्टडी के हिसाब से भी आ जाते हैं। मैं नोट्स में प्रोवाइड कर रही हूँ, फिर भी मैं आपको समझा दे रही हूँ। जैसे ये केस है, ठीक है, जहां पर एक मैनेजर न्यू रिक्रूट हुई है और एक ऑलरेडी पर्सन था अनुराग, जिन्होंने जो बहुत अच्छा काम करते थे, लेकिन अब उतने काम नहीं करते, एक अच्छा कोलैबोरेट नहीं कर रहे टीम्स के साथ, अच्छी तरह काम नहीं कर पा रहे हैं। सो फॉर दैट वो उनका परफॉर्मेंस बहुत लो हो रहा है, उनका एटीट्यूड भी अच्छा नहीं आ रहा है, जिससे ऑर्गेनाइजेशन पर एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो ये आपका केस है, ठीक है, केस स्टडी है आपका। तो इससे आपका ऐसे क्वेश्चंस बन सकते हैं। इन योर ओपिनियन व्हिच मोटिवेशनल थ्योरी डू यू थिंक अनुराग्स मैनेजर शुड अप्लाई इन हेल्पिंग अनुराग टू रिकिंडल हिज स्पार्क? ऐसा क्या मोटिवेशनल थ्योरी इस केस स्टडी को पढ़ के आपको लगा कि जो मैनेजर है उसको यूज करना चाहिए इन ऑर्डर टू क्रिएट द स्पार्क, जो प्रीवियस स्पार्क था जहां पर अनुराग कोलैबोरेट कर रहा था, टीम मेकिंग कर रहा था, वहां पर अनुराग वैसे ही सिमिलरली अनुराग फिर से वो स्पिरिट, टीम स्पिरिट उनमें क्रिएट हो, ठीक है। तो इस तब आपको इस टाइप का अगर क्वेश्चन आता है तो आपको क्या करना है, आपको देखना है आपको मैंने कौन से मोटिवेशनल थ्योरी पढ़ा है। मैंने आपको 3 मोटिवेशनल थ्योरी पढ़ा है। एक पढ़ा है मैंने हर्ट्जबर्ग का, ठीक है, एक मैंने पढ़ा है नीड हायरार्की थ्योरी, ठीक है, मैस्लोव्स का, और थर्ड पढ़ा है मैंने इक्विटी थ्योरी। तो आपको समझना पड़ेगा कि यहाँ पर कौन सा कंसेप्ट में प्रॉब्लम आ रहा है, आपको केस स्टडी को पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका आंसर होगा कि मैस्लोव्स हायरार्की ऑफ नीड्स थ्योरी क्यों है, वो सब मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया है। यू हैव टू जस्ट गो थ्रू वंस विथ दिस, ठीक है, आपका ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा क्यों है। फिर भी आपको ही दूसरा क्वेश्चन भी बन सकता है कि identify and briefly describe a motivational theory that will be the most helpful in refocusing the efforts of the entire team. Entire team के लिए जब एक motivational theory की जरूरत पड़ती है तो तब हमें obviously हमेशा equity theory of motivation की जरूरत होती है। equity theory जहां पर equality होती है, जहां पर सारे एम्प्लॉयज इक्वल होते हैं। जब टीम का कंसेप्ट आता है और टीम के लिए मोटिवेशनल थ्योरी की जरूरत होती है, देन ऑब्वियसली एवरी टाइम वी विल यूज इक्विटी थ्योरी ऑफ मोटिवेशन, ठीक है। सो इस टाइप के छोटे-छोटे क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है, तो उसके हिसाब से आपको आंसर्स बनाने हैं। सेकंड का भी मैंने आंसर दे दिया है। 2 क्वेश्चंस मैंने होमवर्क के लिए दिए हैं, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चंस आपको आ सकते हैं, जैसे एन इफेक्टिव मैनेजर मस्ट हैव मेनी ऑफ द क्वालिटीज ऑफ अ गुड लीडर, कमेंट, ठीक है। सिर्फ ये क्वेश्चन भी आ सकता है, कोई केस स्टडी नहीं आया, सिर्फ ये क्वेश्चन आ गया, तो आप कैसे लिखेंगे? तब आपको समझना पड़ेगा कि ये लीडरशिप का कंसेप्ट है। देन यू हैव टू एक्सप्लेन द लीडरशिप, इट्स इंपॉर्टेंस, व्हाट आर द क्वालिटीज ऑफ अ गुड लीडर, हाउ लीडर इज डिफर फ्रॉम मैनेजर, ठीक है। तो इस टाइप के आपको क्वेश्चंस आंसर्स आपको फ्रेम करने पड़ेंगे, ठीक है। सो इस टाइप के इन्वर्टेड कॉमर्स वाले क्वेश्चंस आने के चांसेस बहुत ज्यादा है, ठीक है। सो आप अपने कंसेप्ट्स को ऐसे डेवलप कीजिए, ठीक है। स्टडी मटेरियल हो या फिर आपके बुक्स हो या फिर मेरे नोट्स हो, उसको अच्छी तरह गो थ्रू कीजिए। एक बार पढ़ने से नहीं होगा, उस कंसेप्ट को समझिए, तभी आप सक्सेस कर पाएंगे इन द ओबीई, ठीक है। सो इसका कोर समझने की अच्छे से कोशिश कीजिएगा और इस टाइप के क्वेश्चंस पर ज्यादा ध्यान दीजिएगा।